बीते रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में कुछ लोगों ने मीडिया कर्मी के वेश में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आपराधिक बीज के उपज ने ही अतीक अहमद से उसकी जिंदगी छीन ली। अतीक तो चला गया लेकिन अपने पीछे प्रश्नों की एक फहरिस्त छोड़ गया। आखिर स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त किया जा सकता है? अतीक अहमद की हत्या के पीछे क्या शासन प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट है? क्या अतीक अहमद के तार ऐसी जगह से जुड़े थे जिसके खुलासे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो सकती थी, इसलिए अतीक अहमद की हत्या की या कराई गई? ऐसे प्रश्न की होड़ आज न्यूज चैनलों की डिबेट में सुनाई पड़ने लगी है। विकास दुबे की जब मृत्यु हुई थी तो लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही थी कि विकास दुबे का इनकाउंटर या फिर विकास दुबे को मारा इसलिए गया क्योंकि उसके कड़ी राजनीतिक गलियारों से जुड़े थे। आज वैसे ही प्रश्न फिर से सत्ता को सताने लगे हैं। हालांकि क्या कार्रवाई हुई है इस पर यह भी हम जानेंगे। आज बात करेंगे कि कैसे एक टांगे वाले का लड़का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबलियों की सूची में आता है। अतीक अहमद जैसे अपराधियों को किसने पाला पोसा, किसके संरक्षण में अतीक अहमद प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबलियों की लिस्ट में आया? क्या सत्ता ने ही उसको संरक्षित किया था, पोषित किया था? इन सारे मुद्दों पर, इन सारे प्रकरणों पर हम आज इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कहानी उस समय शुरू होती है जब उसके ऊपर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज होता है। वो दौर था राजनीति के अपराधीकरण का। राजनीति के सत्ता पर बैठे लोग किसी न किसी माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपराधियों का सहारा लेते थे। रंगदारी हो, हत्या हो, कोई भी मामला हो, वो अपराधियों को संरक्षण करते थे और उनसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम उपक्रम करवाते थे। उसी वो दौर था जब प्रदेश में बाहुबलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब 80 का दशक धीरे धीरे समाप्त होने लगा, 90 का दशक प्रारंभ हुआ, 89 का वो दौर था जब अपराध का राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। जब क्षेत्रीय पार्टियां वर्चस्व में आने लगी तब उन्होंने ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को टिकट देना प्रारंभ किया जिनका बैकग्राउंड क्या है ये मैटर नहीं करता था, वो किस आपराधिक गतिविधि से आते हैं ये मैटर नहीं करता था। मैटर केवल ये करता था कि क्या वो एक भी सीट जीतकर उस पार्टी की छवि को, उस पार्टी के जो इमेज है उसको बड़ा बना सकते हैं या नहीं। उसी दौर में पहली बार अतीक अहमद चुनाव लड़ता है प्रयागराज से निर्दल प्रत्याशी के रूप में। वो 89 में पहली बार पर्चा भरता है। उसी समय चांद बाबा का भी दौर चल रहा था। चांद बाबा एक कॉरपोरेट था और वो भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। हिस्ट्री सीटर था और उसके ऊपर भी बड़े मुकदमे दर्ज थे। कहते हैं काउंटिंग वाले दिन एक चाय की दुकान पर बम और गोली के साथ चांद बाबा की हत्या कर दी जाती है। और ये वही दौर था, वही समय था जब अतीक अहमद का कद बढ़ना प्रारंभ होता है। 89 के बाद वो 91 में चुनाव लड़ता है और फिर 93 में तो ऐसा दौर आया कि सपा और बसपा ने अतीक के प्रभाव को देखकर उसके सामने अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा। फिर 96 में वो सपा के सीट से चुनाव लड़ता है, सपा के टिकट पर चुनाव लड़ता है। 2002 में अपना दल से चुनाव लड़ता है और फिर आता है 2004 का दौर। 2004 में वो सपा के टिकट से फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ता है और सांसद बनकर देश की सर्वोच्च सदन में जाता है। 2004 में उसके द्वारा जो सीट खाली करी गई थी उस पर वो अपने भाई अशरफ को विधानसभा का चुनाव लड़ाता है और उसी समय बीएसपी से प्रत्याशी थे राजू पाल उस सीट से विजयी घोषित होते हैं और वर्चस्व पर प्रश्न चिन्ह लगने से बौखलाए अतीक ने दिन दहाड़े एक सिटिंग एमएलए की प्रयागराज जैसे बड़े शहर में हत्या करा देता है।
और यहीं से प्रारंभ होता है अतीक अहमद का जो उल्टा दिन था वो चालू होता है। 2005 का वो दौर था जब राजूपाल की हत्या होती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय होते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव। एक सभा में आते हैं प्रयागराज और अतीक अहमद को अपने बगल में खड़ा करके उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं अतीक तो निर्दोषी है, अतीक बेगुनाह है, अतीक ने कुछ नहीं किया है, ये मेरे सम्मान में सरेंडर कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी अपराधी के विषय में ऐसा बयान देता है तो उसका संदेश पुलिस महकमे में क्या जाएगा। क्या किसी भी पुलिस अधिकारी की हिम्मत पड़ेगी क्या कि इतना क्लोज रिलेशन मुख्यमंत्री से होने के बाद वह किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई कर सके। उसके बाद से दौर आता है मायावती का। हालांकि मायावती गेस्ट हाउस कांड के बाद बौखलाई रहती हैं, अतीक अहमद के ऊपर पूरा शिकंजा कसने की कोशिश करती हैं और बुलडोजर का दौर जो आप आज देख रहे हैं वो पहली बार मायावती ने अतीक अहमद का घर गिराकर ही किया था। पहली बार योगी से पहले मायावती ने ही बाहुबलियों और माफियाओं पर जो चंगुल थी वो लगाया, उसने नकेल कसी थी। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो मुहिम था वो बीएसपी गवर्नमेंट में मायावती ने ही चलाया था। जैसा कि कई बार जो है वो प्रदेश के माहौल के साथ गतिविधियां बदलती रही हैं। कई बार अपराधीकरण हुआ, कई बार राजनीति में ऐसे माहौल पैदा हुए कि जातिगत रोटियां सेकी गई। तो कुछ ऐसा दौर चला जब अपराध मुक्त प्रदेश की मांग होने लगी। बाद में जब अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो अतीक अहमद को मंच पर धक्का देते हुए देखा जाता है। तो ये जो है कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो माफियाओं को प्रश्रय नहीं दे रही है। उसी समय से प्रारंभ होता है कि बाहुबलियों का अंत कैसे किया जाएगा और उस पार्टी को अधिक वोट मिलेंगे, उस पार्टी को अधिक जो है वो समर्थन मिलेगा जो प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास करेगी। बाद में 2017 में भाजपा की सरकार आती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और योगी की छवि एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर उभरी हुई होती है और वो किसी भी तरीके से अपराध को बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रारंभ ये बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं अतीक अहमद के ही घर को गिराकर। उसके बाद वो अपार्टमेंट वहाँ पे बनाते हैं और कहते हैं यहाँ पे गरीबों को रहने के लिए आवास दिए जाएंगे। योगी सरकार आने के बाद ही अतीक अहमद के और बुरे दिन चालू हो जाते हैं। उसके बाद उसे जेल होती है और जेल में ही वो पूरा समय बिताता है। वहाँ से उसका जो वर्चस्व है वो कम होता जाता है। जो राजनीति के जानकार हैं, जो लगातार बाहुबलियों के ऊपर अपनी नज़र को टिकाए हुए थे, वो बताते हैं कि जब जब अतीक अहमद का वर्चस्व कम होने लगा था तब उसने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों में भय बन जाता था। अतीक अहमद वो नाम था जिसका नाम सुनकर कई लोगों के पैर कांपने लगते थे। वो जिस प्रॉपर्टी पर नज़र उठाता था वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाती थी। अच्छों के पसीने छूट जाते थे अतीक अहमद को देखने के बाद। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुई और लोगों की मांग बढ़ने लगी तो सत्ता ने बाहुबलियों को किनारा करने प्रारंभ कर दिया। योगी सरकार आने के बाद दुर्दिन चालू हो गए अतीक अहमद के और कई जो है हिस्ट्री उसके बारे में बताई जाती है कि जब वो जेल में भी रहता था तब भी कई व्यवसायियों को, देवरिया जेल की एक कहानी आती है, वो एक व्यवसायी को वहाँ बुलाता है, मारता पीटता है, वीडियो बनाता है और वीडियो वायरल कराता है जिससे उसका भय फिर से बन जाए। प्रयागराज के एक व्यापारी को बुलाकर वह जेल में मारता पीटता है, धमकाता है और इसी तरीके से जब उसका और उसके परिवार का वर्चस्व कम होने लगता है तो राजूपाल हत्याकांड के जो एक मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उनकी दिन दहाड़े प्रयागराज में गोली मारकर, बम मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अतीक अहमद भूल चुका था कि ये राजनीतिक परिवेश का बदला हुआ दौर है। यहाँ किसी भी प्रकार के अपराधियों को और अपराध को क्षमा नहीं किया जाएगा क्योंकि अब बाहुबलियों को किनारे लगाने का समय राजनीति में चालू हो गया था। मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं सदन में कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। जब अतीक अहमद की हत्या होती है तो उस वीडियो को मुख्यमंत्री के बयान से जोड़कर वायरल किया जाता है कि योगी जी ने कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिल गए। लेकिन बार बार ये प्रश्न पीछा नहीं छोड़ता है कि क्या सच में मिट्टी में मिलाने का ये जो तरीका है ये सही है? क्या सच में सत्ता इसमें इन्वॉल्व है? देखेंगे क्या होता है आगे, कौन से नाम है जो निकल कर सामने आते हैं, क्या कार्रवाई होती है अपराधियों के ऊपर। हालांकि उनको ऑन द स्पॉट
वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात को ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और एसटीएफ के जो चीफ हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन सब की मीटिंग बुलाते हैं। प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी जाती है। बाहर से भी पुलिस बल वहां पे तैनात की जाती है। पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर रहता है। अब आप अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें कि क्या सच में कोई सत्ताधारी इसमें इन्वॉल्व है या फिर अतीक का ही जो पुराना बैकग्राउंड रहा है उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी ने ही उसकी जान ली है। कारण जो भी हो, आपको जो समझ में आता है अपने विचार से आप कमेंट करेंगे और आगे हम देखेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।